हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। हमारे लेक्चर सीरीज नंबर 2 में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज किया है, थोड़ा देखेंगे इस अलग तरीके नज़रिए से। लेके चल रहा हूँ कि आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास सब चीज़ें होंगी। तो आइए, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपकी किताब में एक छोटे से डायग्राम में पैराग्राफ में एक ग्रुप में दे रखा है, एक व्यक्ति का नाम दे रखा है और जिसका जो नाम दे रखा है ना, वो नाम है जेम्स प्रिंसेप। ये नाम याद रखेंगे। कौन सा नाम दे रखा है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप से जुड़े हुए कौन कौन से स्टेटमेंट है, तथ्य हैं, वो देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेटमेंट याद रखेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी। पहला स्टेटमेंट याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी। और इन्होंने 1838 में इन्होंने 1838 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम किया था। याद रखेंगे, 1838 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम किया था। ठीक है। जो दो लिपियाँ थी, थोड़ा लिपियों का नाम भी याद रखना। एक तो ब्राह्मणी या ब्राह्मी और एक खरोष्टी। एक तो खरोष्टी थी, ठीक है, और एक थी ब्राह्मी या ब्राह्मणी, जो भी तुम बोलना चाहो। ठीक है, ये दो लिपियाँ थी। एक तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, एक बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। इनको सबसे पहले पढ़ने का काम, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था? 1838 में। आई होप कि समझ में आई होगी चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी जो किताब के नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो किताब में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है और वो क्या है? अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। चलो देख लेते हैं अभिलेख क्या है। सिंपल सी बात करूं तो प्राचीन काल में या उस टाइम में पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तनों पर उकेर कर या खोद कर बनाई जाने का एक डिज़ाइन था और उसे एक अभिलेख कहा गया है। ठीक है, सिंपल बात है। किस पे बनाए गए थे? पत्थरों पर बनाए गए थे, ये धातुओं पर बनाए गए थे और ये मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए थे। किस पे बनाए गए थे? मिट्टी के बर्तनों पर। धातु, पत्थर और मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे ये भी पता करो। ठीक है, खोद कर या कुदेर कर। ठीक है, खोद कर या कुदेर कर। ठीक है, उकेर कर मतलब सिंपल बात है। और सिंपल बात है, अभिलेख राजा लिखवाते थे। ठीक है, और अपनी शौर्य को बताने के लिए, अपनी विजय को बताने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए वो इसलिए लिखवाते थे। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ। अभिलेख का अर्थ है कि जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतहों पर खुदे होते थे, राजा और शासकों के द्वारा खुदवाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल बात हो तो राजा के ये स्थायी प्रमाण होते थे। ठीक है, वो क्यों क्यों रखवाते थे? क्योंकि उनके जाने के बाद उनके वंश को या किस तरीके से याद किया जाएगा, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, इस वजह से। नेक्स्ट, ये अधिकतर प्राकृत भाषा में होते थे। कौन सी भाषा में होते थे? अधिकतर प्राकृत भाषा में होते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे और इन अभिलेखों में राजाओं की ऐतिहासिक जानकारी हुआ करती थी। ठीक है, इन अभिलेखों में राजाओं की ऐतिहासिक जानकारी हुआ करती थी। थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप कि समझ में आएगा। दोबारा बोलता हूँ, अभिलेख का सामान्य सा अर्थ है जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसे सतहों पर खुदेरे जाते थे। राजा या शासक अपने राजाओं या शासकों द्वारा खुदवाए जाते थे। ये स्थायी प्रमाण होते थे और ये मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे और ये उस शासनकाल की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में सबूत जुटाने के काम आते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इतिहास। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अभिलेख ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में किस प्रकार से काम में आते थे। तो देखो, सवाल चेंज कर दिया मैंने। किस प्रकार से साक्ष्य के रूप में काम में आते थे। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट है। पहला, हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजा उस टाइम की किस चीज़ों के बारे में ये जानकारी उपलब्ध करवाते थे। पहला, शासकों द्वारा दिए गए दानों के बारे में। मतलब जो शासक या राजा उस टाइम जो दान देते थे, उस दान का भी जिक्र हो तो हुआ करता था इन अभिलेखों में। तो वो उस टाइम राजा दान देते थे नहीं देते, उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती थी। दूसरा, शासकों के जो विस्तार है, जो क्षेत्र है, उसका विस्तार या उसकी सीमाओं की जानकारी। भाई सिंपल बात है, भाई उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, उसकी सीमाओं की जानकारी अभिलेखों में मिलती है। इसके साथ ही हम बात करें तो अभिलेखों में राजाओं के द्वारा अपने शौर्य, गाथाओं, वीरता आदि के बारे में भी उनकी स्पष्ट जानकारी मिलती है। ठीक है, अभिलेखों में उस समय की कुछ तिथियों का भी
तिथियाँ भी उकेरी गई थी, मतलब डेटें भी खोदी गई थी उस टाइम में। और राजाओं के नाम को पता चलता था। राजाओं को उस टाइम कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी इसके बारे में पता चलता। राजाओं की वंशावली क्या थी, इन सब के बारे में क्या मिलती थी उनको जानकारी, कहाँ से? अभिलेखों से। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है, नेक्स्ट। अभिलेखों की जो जानकारी मिलती थी वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। ठीक है, खरोष्टी और ब्राह्मण लिपि में हुआ करती थी। यहाँ तक मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, शासकों के कौन कौन से युद्ध लड़े, उन युद्धों में कौन कौन से युद्धों में विजय हुई, उनकी उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ है, उनका साम्राज्यों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, और साथ में उनका चरित्र कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, साथ में उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, इन सब के बारे में भी वहाँ पर क्या मिलती थी? जानकारी। आई होप कि समझ में आया होगा। साथ ही उस समय के शासनकाल में उस राजा के द्वारा सामाजिक स्थिति कैसी थी? ठीक है, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और लास्ट में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इन सब के बारे में भी अभिलेखों से क्या मिलती थी? जानकारियाँ। आई होप कि समझ में आए। एक सबसे बड़ा अभिलेख याद रखना, अशोक का अभिलेख। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, जिसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आया होगा चीज़ें कैसे क्या चल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोटी मोटी, वो है इन अभिलेखों को कहीं दूर ले जाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था क्या, या लंबे समय तक इनको उकेर कर नहीं रख सकते थे, या और कुछ? तो हम इसमें सीमाएं पढ़ेंगे, अभिलेखों की सीमाएं। तो सीधी बात करूँ तो अभिलेखों का अर्थ लगाना क्या था? कठिन था भाई, सिंपल बात है। इनके शब्दों का अर्थ लगाना क्या था? कठिन था, पहला बात। दूसरी बात, ये जल्दी नष्ट हो जाते थे। ये जल्दी क्या हो जाते? नष्ट हो जाते थे, या लुप्त हो सकते थे। ठीक है, कभी कभी इनकी तकनीकी समस्याओं को सामना भी करना पड़ता था। इसमें जो लिखे गए जो अक्षर है ना, वो मिटना शुरू हो जाते थे। ठीक है, क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल था। मुश्किल यानी कठिन कार्य था। आई होप कि समझ में आएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ एक एक को, कि अभिलेखों को शब्दों का वास्तविक अर्थ निकालना बहुत कठिन था। अभिलेख नष्ट भी हो जाते थे, या लुप्त भी हो जाते थे। कभी कभी इनको तकनीकी समस्या को सामना करना पड़ता था। मतलब है कि अक्षर को हल्के रंग से लिखा जाता था ना, तो वो अक्षर को पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, मिटना शुरू हो जाते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो समझाना चाहा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक शब्द आया आपके आगे पैराग्राफ के रूप में, वो है जनपद। देखो, जनपद, जन और पद, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। जहाँ पर जनता रहती, जहाँ पर लोग रहा करते थे, लोगों का समूह रहा करते थे, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सिंपल सी बात कहूँ तो भारत में 16 जनपदों का जिक्र दिया गया है। ठीक है, 19 जनपदों के आगे जाके क्या नाम दिया गया है? महाजनपद। तो उनको थोड़ा ढंग से देख लेते हैं एक बार। तो 16 महाजनपदों का जिक्र दे रखा है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी और चेदी, वश्य, चूर और पांचाल, मत्स्य, अवंती, कंबोज, गंधार वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको मैं सीधा ये पढ़ाऊंगा कि मगध की महाजनपदों की 4 विशेषता क्या है। महाजनपदों की 4 विशेषता क्या है, बड़े महाजनपदों की विशेषता क्या है, मैं डायरेक्ट ये पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली विशेषता, सिंपल बात बोलूँ तो अधिकांश महाजनपदों का एक क्या हुआ था? राजा हुआ करता था। ये याद रखना, अधिकांश महाजनपदों का एक राजा हुआ करता था जो वहाँ शासन करता था। ठीक है, और वो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों पर कई लोगों का शासन हुआ करता था। जिस जगह का नाम गण या संघ हुआ करता था, वहाँ पर एक से अधिक राजा भी हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ पर लोगों का शासन हुआ करता था। ठीक है, और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। इस समूह का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता था? राजा। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। प्रत्येक महाजनपद की क्या हुआ करती थी? एक ही राजधानी, जहाँ से प्रशासन को संभाला जाता था। और ये राजधानी चारों तरफ से किले से घिरी हुई होती थी। किले का मतलब है बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वहाँ के जो शासक थे उनका क्या क्या कार्य थे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या कार्य थे। कि किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर व भेंट वसूलते थे। वो किस किस से?
किसानों, ठीक है, व्यापारियों, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से, और शिल्पकारों से वो क्या वसूलते थे? कर, टैक्स वसूलते थे वो। ठीक है, पहला राज्य का काम ये था। दूसरा कार्य क्या था? पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना। भाई सिंपल बात है, बेटे नहीं रहना है खाली। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर क्या करना था? आक्रमण करना, और आक्रमण करके भाई साहब को लूटना था। मतलब क्या है? ये आक्रमण करके धन इकट्ठा करना था। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है। और ये सब काम करने के लिए वो राजा क्या रखता था अपने पास? सेना। ठीक है, स्थायी सेना रखता था, नौकरशाही तैयार रखी जाती थी इन सबको काम को संभालने के लिए। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब इन 16 जनपदों में से एक महान जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मगध। जिसका नाम क्या था? मगध। जिसका नाम मगध था। देखते हैं, तो मगध स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक के हिसाब से। प्रारंभ में राजगीर, इसका नाम क्या था? राजगीर। प्रारंभ में क्या था? राजगाह या राजगीर। नाम याद रखेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। स्टार्टिंग में नाम ये था। ठीक है, और यही क्या थी इसकी? राजधानी। तो मैं ये कहूँगा शुरुआत में इसकी राजधानी कौन सी थी? राजगीर। ठीक है, पहली। और चौथी शताब्दी के बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। ये याद रखेंगे, शुरुआत में मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। ठीक है, और अब चौथी शताब्दी बाद में कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र है। ये याद रखेंगे, पहली राजधानी ये थी, दूसरी राजधानी ये थी। ठीक है, अब मैं आगे ये बोलता हूँ आपको कि मगध इतना फेमस क्यों था, मगध इतना बड़ा राज्य, महाजनपद कैसे था, उसकी प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो उन्हीं उन्हीं कारणों को जिक्र कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहली बात तो मगध में खेत की उपज बहुत अच्छी, खेती जो खेत होती थी, और खेती में बहुत अच्छी उपज होती थी, बहुत अच्छी फसलें हुआ करती थी। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये गंगा मैदानी वाले इलाकों में पड़ता था, और इसलिए वहाँ उपजाऊपन ज़्यादा था। इसलिए वहाँ क्या था? उपजाऊपन ज़्यादा था, और उपजाऊपन ज़्यादा था तो खेती खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। ठीक है, और इस क्षेत्र में लोहे की खादानों की उपलब्धता है। दूसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र में लोहे की खादानों की उपलब्धता ज़्यादा है। अब जहाँ खादानें ज़्यादा होगी तो एक बात बताओ, हथियार बनाना आसान होगा। ठीक है, हथियार बनाना क्या होगा? आसान होगा, और आसान होगा तो वहाँ पर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, मगध के जंगलों में हाथियों की संख्या बहुत बड़ी थी जिसको सेनाओं में उपयोग करते थे वो लोग। ठीक है, तीसरी बात क्या है? यहाँ पर हाथियों की संख्या अधिक होना। ठीक है, जिसको वो किस में काम में लेते थे? सेना में। क्लियर हो गया? साथ ही इस क्षेत्र से गंगा और उसकी सहायक नदी भी बहा करती थी, और इसलिए रास्ता ये सुलभ था और आसान था। ठीक है, बिंबिसार अजातशत्रु और उनकी सबकी नीतियों ने मगध को अत्यधिक प्रसिद्ध, यानी कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे शासक या राजा हुआ करते थे जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु। उन्होंने जो ये मगध के लिए जो नीतियाँ बनाई थी उसकी वजह से इसको प्रसिद्धि मिली थी, इसकी वजह से इसका विस्तार हो पाया था। ठीक है, क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? अब तक बोर्ड ने इसको 3 बार पूछा हुआ है कि 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण बताइए। 2022 में पूछा था, 2016 में पूछा था, 2013 में पूछा था। इस बार इस सवाल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनने की। ठीक है, थोड़ा देख लेना आप अच्छी तरीके से इसको। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य। किसकी बात कर लेते हैं? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करें हम तो बच्चों, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे इसके संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। यही नाम याद रखना आप, बस सिर्फ इतना सा याद रखना कि इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को भारत का प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य माना जाता है, ये भी याद रखना है उसका। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके प्रशासन को चलाने का बहुत सेटअप बहुत खतरनाक था, बहुत अच्छा था, रूल्स के हिसाब से काम होता था इसमें। ठीक है, तो उसी चीज़ों को देख लें कि मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। प्रमुख विशेषता को हम एक विस्तार से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पूछा जाता है। ठीक है, पहला हम देखेंगे, पहली विशेषता इसकी है कि प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र। कौन से प्रमुख राजनीतिक केंद्र? कौन से केंद्रों की बात करेंगे? प्रमुख राजनीतिक केंद्रों की बात करेंगे, और वो भी कितने? 5। वो कौन कौन से देखते हैं। पहला है हमारा इसमें, पहला कौन सा है? पाटलिपुत्र। पहला कौन सा है? पाटलिपुत्र। प्रमुख 5 केंद्रों में पहला है पाटलिपुत्र, जो कि इसकी क्या थी? राजधानी थी, और यहाँ से ही प्रशासनिक कार्य संभाले जाते थे। दूसरा हमने पढ़ा तक्षशिला। दूसरा हमने क्या पढ़ा? तक्षशिला। तीसरा हमने पढ़ा उज्जैनी। तीसरा हमने पढ़ा उज्जैनी।
चौथा हमने पढ़ा, आपको याद करो, तोसली। चौथा हमने पढ़ा तोसली, और पांचवा हमने पढ़ा स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, ठीक है। और तक्षशिला और उज्जैनी क्या थे, आपके व्यापारी केंद्र, जहाँ से व्यापार वगैरह हुआ करते थे, तो व्यापारी केंद्र थे। और तोसली क्या थी, प्रांतीय नगर था। तोसली क्या थी, प्रांतीय नगर, प्रांतीय नगर या प्रांतीय केंद्र, ठीक है। और स्वर्णनगरी से सोने की खदानें या सोना प्राप्त किया जाता था। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ, जो कि कर्नाटक में, ठीक है। एक एक देख लेते हैं फटाफट। 5 राजनीतिक केंद्र। पहला है पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र भी यही था, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है। दूसरा तक्षशिला और उज्जैनी व्यापारिक केंद्र थे। चौथी थी तौसली, जो कि प्रांतीय केंद्र था। और पांचवे थे स्वर्णगिरी, जो कि वहाँ पर सोने की खादानें सर्वाधिक मिली है। इस वजह से इन सब का उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेख अभिलेखों में। क्लियर हुआ, 5 राजनीतिक केंद्र याद हो गए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है असमान प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी भाई, सबको अलग अलग पोस्टें दी गई थी, तो समान नहीं थी। तो इसको देख लेते हैं क्या है भाई। अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा के तट तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों तक मौर्य साम्राज्य असमान रूप से फैला हुआ था, ठीक है। राजधानी, जो प्रशासन का काम था, वो राजधानी क्षेत्र से संभाला जाता था। इस वजह से असमान प्रशासनिक केंद्र नाम आया है। क्लियर होगा। तीसरा है प्रशासनिक केंद्रों का चयन। जो ये केंद्र, जो प्रशासन के लिए जो केंद्रों का चयन किया गया था, उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या है, ठीक है। जो जितना बड़ा प्रांत होगा ना, वहाँ पर उतने ही ज़्यादा कार्य किए जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रांतीय केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया जाता था, जिसमें से उज्जैनी, तक्षशिला, जो कि व्यापारिक केंद्र थे, जबकि स्वर्णगिरी सोने की खादानों के लिए बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाते थे। वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि सबको उनके प्रांतों में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सेना का प्रबंध, ठीक है। सेना का मैनेजमेंट कैसे संभाला जाता था। सो सेना के प्रबंध के लिए आपको याद आ रहा होगा, मेगास्थनीज की बुक थी। किसकी बुक थी, मेगास्थनीज, ठीक है। और इसकी बुक का नाम क्या था, इंडिका, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। और ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में कुछ जिक्र किया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विशाल सेना का गठन किया गया था। इन्होंने क्या बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल, एक बड़ी सेना का गठन किया था, ठीक है। एक विशाल सेना का गठन किया था पहला, और जिसमें उस विशाल सेना में, जस्ट वेट, उस विशाल सेना में लगभग 6 लाख पैदल सेना। कितनी, लगभग 6 लाख पैदल सेना। और उसमें 30,000 घुड़सवार सेना। कितनी, घुड़सवार सेना, जिनकी घोड़े सेना, ठीक है। और उसमें लगभग 9,000 हाथी सेना। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 6 लाख तो पैदल सेना थी, 30,000 घोड़े वाली सेना थी, और 9,000 कितनी थी, हाथी वाली सेना थी। उसका प्रबंध करने के लिए, इनका मैनेजमेंट करने के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। कितनी समिति बनाई गई थी, 6 कमेटियां बनाई गई थी, और 6 कमेटियों को अलग अलग कार्य दिए गए थे, ठीक है। अलग अलग कार्य दिए गए थे। पहली कमेटी थी नौसेना। पहली कमेटी का पहला 6 समितियां, पहली कमेटी थी नौसेना कमेटी, ठीक है। नौसेना का काम संभालेगी, नौसेना का। दूसरी थी परिवहन, ठीक है, सेना का आवाजाही और उसका खान पान संभालेगी, ठीक है। दूसरी सेना थी परिवहन और खान पान संभालने वाली सेना। तीसरी सेना थी पैदल। तीसरी कमेटी क्या संभालेगी, पैदल सेना को, ठीक है। चौथी थी घोड़सवार, घोड़, ठीक है, घोड़सवार सेना थी, घोड़सवार समिति थी। और नेक्स्ट थी रथरोही। रथरोही समझते हो ना, रथ से, ठीक है। रथरोही सेना का संचालन करना था। और लास्ट वाली थी हाथियों का संचालन करने वाली सेना, समिति या सेना। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 6 समितियों को दिया गया था काम। नेक्स्ट है धम्म की नीति का प्रचार। किसकी नीति का प्रचार, धम्म की नीति का प्रचार, या धम्म की नीति क्या है वो देख लेते हैं एक बार मोटे मोटे तौर पे। अशोक ने अपने साम्राज्य में अखंड बनाने के लिए, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए धम्म के प्रचार हेतु एक अधिकारी को नियुक्त किया था, ठीक है, प्रचार करने के लिए, ठीक है। इसके प्रचार करने, धम्म की नीति का प्रचार करने के लिए क्या नियुक्त किया था, अधिकारी, एक ऑफिसर नियुक्त किया था, और जिसे कहा गया था धम्म महामात। ये नाम याद रखेंगे आप एक नंबर से। अशोक ने किस नाम के अधिकारी को धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया था, धम्म महामत।
याद रहेगा। ठीक है, अब ये धम क्या है, इसकी इसके क्या सिद्धांत देख लेते हैं एक एक को देख लेते हैं क्या है एक बार जरा। ठीक है, पहला बात करते हैं। पहला पहला सिद्धांत क्या है, ये धम का सिद्धांत बोलता है कि बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति क्या रखना, आदर रखना चाहिए इंसान को। ठीक है, बड़ों के प्रति आदर रखना चाहिए। दूसरा बोला कि सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, किस क्या रखना है, उदारता रखना है। ठीक है, किसके प्रति, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। तीसरा पॉइंट बोला है इसने, समझाने की कोशिश की कि सेवकों और दासों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदारता, जो सेवक होते हैं और जो दास होते हैं उनके प्रति भी उदारता, दया करुणा वाला भाव रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला कि दूसरों के धर्मों का भी क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरों के धर्मों का भी, ऐसा नहीं कि उसका आलोचना कर रहे हैं, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट बोला कि अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए इंसान को। ठीक है, 5 बातें बोलता है धम्म का सिद्धांत। क्या बोलता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, सेवकों और दासों के प्रति उदारता रखनी है हमें, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति भी दया भाव रखना है, दूसरे के धर्मों का आदर का सम्मान करना है, और क्रोध, आपके अंदर ईर्ष्या होती है, आपके अंदर जलेस वाली भावना होती है, उन सब का भी क्या करना है, त्याग करना है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक हमारे लिए कि मौर्य साम्राज्य की कुछ कमियां थी। मौर्य साम्राज्य की कुछ कमियां थी, उनको देख लेते हैं। पहली कमी क्या थी मौर्य साम्राज्य की, तो सिंपल बात है, इसका जो शासन है ना, केवल 150-150 सालों तक ही क्या रहा था, अस्तित्व में। ठीक है, इसका वजूद कितने सालों तक रहा, केवल 150 सालों तक ही राज कर पाया। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो विस्तार है ना, संपूर्ण महाद्वीप नहीं हो पाया था। संपूर्ण जो महाद्वीप था उसमें इसका विस्तार नहीं हो पाया था। ठीक है, तीसरी बात है, इसमें जो नियंत्रण था ना, उस वो भी नहीं हो पाया था, उसका कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण समान नहीं था, प्रशासनिक व्यवस्था भी असमान थी, इसलिए नियंत्रण समान नहीं था। ठीक है, चौथी बात है कि उस समय नए नए रजवाड़ों और शासकों का भी क्या हुआ, उदय, नए नए राजा उभर कर सामने आने लग गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, और लास्ट है अशोक, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाना, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। ये 5 पॉइंटों की वजह से मौर्य साम्राज्य में बहुत सारी, मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। पहला है 150 सालों तक ही अस्तित्व में रखा। दूसरा है संपूर्ण माध्यम विस्तार न होना। तीसरा है नियंत्रण एक समान न होना। चौथा है नए नए शासकों रजवाड़ों की स्थापना होना। पांचवा है बौद्ध धर्म का, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाना। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी की सोर्स क्या थे, हमें कैसे पता चला मौर्य साम्राज्य कैसा क्या था। ठीक है, तो उसके 4 सोर्स पता चलते हैं। पहला है अशोक का अभिलेख। पहला क्या है, अशोक का अभिलेख। ठीक है, या अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। दूसरा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पता चलता है। तीसरा अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। चौथा है मेगास्थनीज की इंडिगो पुस्तक के बारे में, इंडिगो पुस्तक से पता चलता है। तो आइए एक एक को देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो अभिलेखों की हम बात करते हैं मोटे तौर पे, तो कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। ध्यान रखें ना कि सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिली थी वो अशोक के अभिलेखों से ही मिली थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके द्वारा जो मौर्यकालीन लिपियों का पता चल पाया है ना, साथ ही अशोक ने किस प्रकार धर्म की नीति को, या धर्म की नीति सिद्धांत का पालन किया था। ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी अशोक के अभिलेखों से ही मिलती है। अशोक ने इसके अलावा किस प्रकार से प्रशासन को संभाला है, किस प्रकार प्रशासन चलाना है, इन सब के बारे में भी अभिलेखों में लिखा गया था। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? इसलिए अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने में महत्वपूर्ण सोर्स साबित होते हैं। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो अभिलेख लिखे गए थे वो मौर्य साम्राज्य का उल्लेख करते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो मूर्तियाँ मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता था, वो किस प्रकार से प्रसिद्ध था और किन कारणों की वजह से था, किन शासकों की वजह से था। इन सब के बारे में हमें उल्लेख मौर्य, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियों और ग्रंथों से मिलता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कि उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के शासन के बारे में और मौर्य साम्राज्य के राजाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेगिस्तनीज की पुस्तक इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। कौन? मेगिस्तनीज।
मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में विस्तार से लिखा, किस प्रकार से शासन है क्या नहीं है, सब अच्छी तरीके से लिखा। तो हमें एक बात पता चली कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी की सोर्स ये हमारे सामने चार है, ठीक है। अशोक अभिलेख, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ और मूर्तियाँ, ठीक है, कोटलिका शास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इन सबसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सोर्स मिलते हैं। आई होप कि टॉपिक समझ में आया हुआ आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ठीक है। ये याद रखना है, 2 नंबर पूछ सकता है आपसे। इसका दूसरा नाम है प्रयाग प्रस्तुति, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम क्या है? प्रयाग प्रस्तुति, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट याद रखने वाला पॉइंट है, ये संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। याद रखने वाला नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी आपके हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने। ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कौन थे? ये राजकवि थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजकवि थे, ठीक है। इन्होंने तो अब जिसका राजकवि है उसके बारे में लिखेगा वो, ठीक है। तो हरिसेन ने चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों, उपलब्धियों, चरित्र, उसके व्यक्तित्व आदि सब के बारे में अच्छी तरीके से लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी के बारे में स्पष्ट जो उल्लेख मिलता है ना, वो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका दूसरा नाम है प्रयाग प्रस्तुति। इसकी रचना हरिसेन ने करी थी। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और वो टॉपिक है हमारा सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील, ठीक है। सुदर्शन झील है जो कि आपकी कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो शक शासक, ये याद रखेंगे, कौन साम्राज्य? शक। शक शासक रुद्रदमन, रुद्रदमन या दामन, इसने इस झील, इसकी उपलब्धियों का इसमें, इसकी उपलब्धियों के उल्लेख में या इसकी चीज़ों के बारे में लिखवाया गया था, ठीक है। इसके लिए बनाया गया था, ठीक है। बनाने वाले कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये याद रखना। और किसके बारे में बनाया गया था? रुद्रदामन की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट इसके सबसे ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। पहला है, इसको शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। दूसरा याद रखना है कि मौर्य काल में स्थानीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्ष चरित्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हर्ष चरित्र, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला याद रखने वाला पॉइंट है कि ये संस्कृत में लिखी गई थी। दूसरा याद रखने वाला है टॉपिक है, बाणभट्ट ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने, ठीक है। याद हो गया, संस्कृत भाषा में है और बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। दूसरी बात कि किसकी जीवनी है इसमें? नाम से लिखा हुआ है, हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी गई थी इसमें, ठीक है। हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में लिखा गया था, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। याद रखेंगे अच्छी तरीके से, आई होप कि याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपज बढ़ाने के तरीके। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के द्वारा भूमि की जुताई की जाती थी। भाई, जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के जो फाल होते थे, वो जो हथियार होते थे, उन हलों का वहाँ खेतों की जुताई हेतु, ठीक है, खेतों की जुताई हेतु क्या किया जाता था? यूज़, यानी कि प्रयोग किया जाता था। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? नेक्स्ट है, गंगा की घाटी में धान की रुपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई थी। गंगा की घाटी उपजाऊ क्षेत्र था, और उपजाऊ क्षेत्र में धान की खेती यानी कि चावल की खेती होगी, और इतनी बड़ी मात्रा में और सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर उत्पादन भी क्या हुआ? सर्वाधिक हुआ। कुओं, तालाबों, नहरों के माध्यम से सिंचाई करने की वजह से भी उपज में क्या हुई थी? वृद्धि। किसके माध्यम? कुओं, तालाबों, सिंचाई, कुओं, तालाबों, नहरों के माध्यम से सिंचाई करने के कारण भी उपज में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, सिंचाई साधनों का प्रयोग राजा और प्रभावशाली लोगों के द्वारा किया जाता था। ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमिदान। भूमिदान क्या है? सिंपल है, भूमि दान, भू प्लस दान, इसका मतलब भूमि का दान करना। कुछ शासक, कुछ राजा ऐसा हुआ करते थे जो धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर वगैरह, ब्राह्मणों को क्या देते थे? दान। तो दो चीज़ों को याद रखना। पहला है धार्मिक संस्था, मंदिर वगैरह कुछ भी हो सकता है उस जगह, धार्मिक संस्था। दूसरा है ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्राह्मण। इन सबको लोग क्या देते? दान देते थे। और इसे ही क्या कहा गया है? अग्रहार। इसे ही क्या कहा है? अग्रहार।
याद हो गया। नेक्स्ट देखो, भूमिदान का प्राय धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिया जाता था और जिसे अग्रहार कहा गया है। ठीक है, इसके प्रभाव इम्फैक्ट क्या क्या पड़े वो देख लेते हैं एक एक। इसके प्रभाव क्या है? पहली बात तो कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए दान दिया जाता था। कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु क्या दिया जाता था? भूमिदान। कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु भूमिदान दिया जाता था। दूसरा है राजा का शासन सामांतों पर, राजा का शासन सामंतों पर दुर्लभ होने लगा तो उन्होंने उन्होंने भूमिदान देकर समर्थन जुटाया। मतलब सिंपल बात है, राजा के प्रति सामंतों का समर्थन कम होने लग गया था, तो समर्थन को वापस लेने के लिए उन्होंने भूमिदान देकर समर्थन वापस जुटाया। नेक्स्ट है राजा राजा स्वयं भी उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शन करना चाहते थे, मतलब अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए भी दान देते थे। ठीक है, भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच में झांकी मिलती थी। भाई राज्य और किसान एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, तो इस वजह से भूमिदान के क्या पड़े? प्रभाव। आई होप कि समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छठी शताब्दी में सिक्के कम मिलना क्यों शुरू हो गए थे? तो सिक्के को कम मिलने के कारण देखते हैं। सिंपल बात हो, आर्थिक संकट। पहला रीज़न क्या है? आर्थिक संकट की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से सिक्के मिलना कम हो गए थे। दूसरा है रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार कमी आई थी, मतलब सुदूर क्षेत्रों से। ठीक है, सुदूर क्षेत्रों से जो व्यापार होता था उसमें क्या आई? कमी आई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रोमन, क्योंकि उस टाइम रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था लेकिन उसका तो पतन हो गया, तो दूरवर्ती व्यापार में क्या आई? कमी। साथ ही नए नए नगरों का क्या हुआ? उदय। नए नए नगरों का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है सिक इनका प्रचलन भी कम हो गया था। ठीक है, नए सिक्के आने की वजह से पुराने सिक्कों का क्या हो गया? प्रचलन भी कम हो गया था। क्यों? क्योंकि इनको संग्रहण करके नहीं रखा जा सकता था सिक्कों को लंबे टाइम तक। तो 4 पॉइंट ये याद रखना। आर्थिक संकट होने के कारण रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार में कमी आई थी और नए नगरों के उदय होने से। ठीक है, नेक्स्ट है और इनका जो प्रचलन है वो लंबे समय तक नहीं हो पाता था, इनका संग्रहण करके लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम जो करने वाला है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्रभावती गुप्त। ये याद रखेंगे। कौन सा है? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के बारे में आप याद रखेंगे, ये चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी? पुत्री। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के कौन से परिवार में हुआ था? वाकाटक। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लो, ये वाकाटक परिवार। आपसे बोर्ड ऐसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री का विवाह उन्होंने किस परिवार के साथ किया था? वाकाटक परिवार के साथ। ये वंश भी है, शासक भी। ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। क्या मैं प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। विवाह कौन से परिवार में किया था? वाकाटक परिवार में। इन दो चीज़ों को याद रखेंगे। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने यहाँ जो सोल्व किया ना चीज़ों को, वो ओनली आपके लिए एक रिवीजन सीरीज के हिसाब से थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से सीरीज थी। आपको मैंने यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को करवाया है जो चीज़ें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है और जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, सभी चीज़ों को नहीं करवाया है क्योंकि जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना उन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस है। ठीक है, मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता हूँ जो एग्जामिनर पूछेगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है रिवीजन सीरीज के हिसाब से। आपको कुछ नहीं करना, नोट्सों का रिवीजन करना है। गो थ्रू नोट्स, गो थ्रू PYQ और गो थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपकी 100 आउट ऑफ 100 रोकने कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए आप। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।